हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे 2 ईयर प्लान। मतलब 2 एनुअल प्लान्स क्यों आए, क्या रीज़न था उनके आने के पीछे, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा करना पड़ा, 8th 5 ईयर प्लान में क्यों डिले हुआ उसके इम्प्लीमेंटेशन में, 9th 5 ईयर प्लान कब आया, 10th 5 ईयर प्लान कब आया, नीति आयोग का किस तरह से रोल बढ़ा, क्यों हमने नीति आयोग को लाया, प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटलिंग कर दिया, ये सब आज हम देखेंगे। तो पहली इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखो सारे जो आर्टिकल हैं, जो सारी मतलब पॉइंट्स हैं, वो हम एलोबरेटली डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए जो ये 5 ईयर प्लान है इसको डिस्कस करने में टाइम लग रहा है। अगर आप बहुत तेजी से पढ़ेंगे तो उसको उतनी तेजी से भूलेंगे भी, इसलिए हम उसे एलिबरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं 2 एनुअल प्लान्स की बात हुई है। अब 2 एनुअल प्लान्स क्यों आए, क्या रीजन था। देखो अगर बैकग्राउंड आप देखोगे तो पहली चीज 2 एनुअल प्लान्स कब से कब तक थे ये देख लेते हैं। देखो 8th 5 ईयर प्लान जो है वो 90 से 95 तक था, मगर इसको नहीं लाया गया। क्या हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की नहीं थी और बहुत सारे फिस्कल इम्बैलेंस थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। तो इस चीज को हम देख लेते हैं। देखो बैकग्राउंड अगर देखोगे तो आप बैकग्राउंड यहाँ देख लो किस तरह से बैकग्राउंड में चीजें हुई, ताकि आपको चीजें लर्न करने में इजी रहे। अगर रिवीजन आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो चीजें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान जो है वो एंड हुआ। 7th 5 ईयर प्लान हमारा एंड हुआ 1990 में। अब एंड होने के बाद 8th 5 ईयर प्लान लॉन्च करना था, मगर डिले किया गया इसे 1992 तक। उसका क्या रीजन था। देखो इसके इम्पोर्टेंट अगर रीजन देखोगे तो पहला इम्पोर्टेंट रीजन आएगा कि 8th 5 ईयर प्लान को डिले करने के पीछे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी इसकी वजह से 5 ईयर प्लान में डिले हुआ। क्या हुआ, बहुत सारी गवर्नमेंट 1989 से लेकर 1991 तक आप देखोगे तो बहुत दो तीन गवर्नमेंट चेंज हो गई। जनता गवर्नमेंट आई, सही है, जनता दल जिसे कहते थे, चंद्रशेखर आजाद की गवर्नमेंट आई और शॉर्ट लिव्ड कांग्रेस आई। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट चेंज होने से क्या हुआ, ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हुआ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि डिले क्यों हुआ 8th 5 ईयर प्लान में, फिस्कल इम्बैलेंस। फिस्कल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ, 1980s में इंडिया के पास फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, गवर्नमेंट बहुत बोरोइंग कर रही थी। तो जो फिस्कल डिफिसिट आज पार्लियामेंट ने टारगेट डिसाइड किया है वो 3% है, किसका, जीडीपी का। ठीक है, मगर उस टाइम पर फिस्कल डिफिसिट 8% हो गया था। ये बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या होता है, फिस्कल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये ज्यादा क्यों हुआ था, उसका रीजन था गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव बोरोइंग कर रही थी, सब्सिडीज दे रही थी और अनप्रोडक्टिव खर्च किया जा रहा था, वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा था। तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जो अनप्रोडक्टिव फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था, फिस्कल जो है पैसा लिया जा रहा था मार्केट से, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड खर्चा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे अगर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्या हुआ, उस टाइम पर हमारे पास केवल $1 बिलियन थे। क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब है कि हमारे पास या तो गोल्ड होना चाहिए, करेंसी टाइप में मेटल जो होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और जो सबसे मजबूत करेंसी है वो होना चाहिए, जैसे डॉलर, अदर रेनमिनबी, ऐसी चीजें जो चाइना के पास करेंसी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप देखने को मिलेगा कि हमारे पास फॉरेन से इंपोर्ट करने का जो पैसा था या बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत कम हो गया था। एक हफ्ते का पैसा बचा था, मतलब जस्ट 1 वीक के लिए हम इंपोर्ट कर सकते थे। कोई भी इकॉनमी चलाने के लिए आपको इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंपोर्ट में बहुत सारे रॉ मटेरियल आते हैं, फिनिश गुड आते हैं जो इकॉनमी को रन करते हैं। आप जैसे मशीनरी ले लो, अगर आप एक एग्जांपल ले लोगे तो अगर आप रिग है, अगर कच्चा तेल निकाल रहे हो तो बहुत सारी मशीनरी चाइना से आ रही है। अब चाइना कह रहा है हम रुपी में आपको नहीं देंगे, या तो गोल्ड में देंगे या डॉलर में देंगे, तो डॉलर आपके पास इतने हैं नहीं। तो इस तरह की क्राइसिस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। ये आपको बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। गोल्ड रिजर्व का यूज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मगर वो भी चीजों में प्रॉब्लम आ गई थी। चौथी पॉइंट देखोगे आप तो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक नहीं बोल रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक।
मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अप्रॉक्स 13% बढ़ चुकी थी। अब इस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, डेफिसिट तो बढ़ ही रहा था और एक्सपोर्ट भी हमारे डिक्लाइन होते चले जा रहे थे। तो हमारा जो क्राइसिस है वो दम पे दम वॉरसन होता जा रहा था। और गल्फ वार भी आपको देखने को मिलेगी। ये गल्फ वार 1990 से लेकर 1991 तक देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ऑयल सेक्टर में भी क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अब आउटकम क्या हुआ, अगर आप आउटकम देखोगे तो एर्थ 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। उसको एर्थ 5 ईयर प्लान अभी हम देखेंगे। एर्थ 5 ईयर प्लान अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा 1992 से लेकर 1970 तक, 1970 तक, ठीक है, 1997 तक देखने को मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके दौरान क्या हुआ, हमने एनुअल प्लान में क्या किया, अगर आप एनुअल प्लान फिर से देखना चाहते हो तो ये देख लो। एनुअल प्लान में हमने क्या किया, हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म लाए। अब एलपीजी रिफॉर्म क्या होते हैं, अगर एलपीजी रिफॉर्म आप ध्यान से देखोगे तो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को लिबरल कर दिया। मतलब फॉरेन आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत सारे लाइसेंस राज को खत्म किया। ये सब प्राइवेटाइजेशन, जो पीएसयूज थी उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, बेचना स्टार्ट कर दिया, उसको डिसमेंटलिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसका डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर हो। और कॉरपोरेट गवर्नेंस नाम का एक वर्ड आया जिसमें गवर्नेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन में हेल्प करें, ये सब चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन, हमने ग्लोबल मार्केट से लिंक किया। तो जब आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया, सॉरी, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया। बेल आउट पैकेज क्या, कि आपको बहुत सारे डॉलर दिए गए। उस बेल आउट पैकेज के बाद आपसे कहा गया कि आप जो है यहाँ पर, आप जो है हमारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एर्थ 5 ईयर प्लान को डिले किया, मॉडर्नाइजेशन लाया, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो टू एनुअल प्लान्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको चीजें पता होना चाहिए। ये कैसे आएंगी, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली रिसर्च करेंगे, लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो मैंने बताया ना, फिस्कल इम्बैलेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कवर करने के लिए ये सब चीजें लगाएगी लाएगी। पॉलिटिकल सिचुएशन आपको बताई किस तरह की थी, तो ये चीजें हमने इलोबरेटली डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्या है, एर्थ 5 ईयर प्लान। अब एर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1992 में और 97 तक चला। टारगेटेड ग्रोथ जो थी 5.6% थी, अचीव की 6.8%। बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों सक्सेसफुल रहा, एलपीजी रिफॉर्म आ गए थे, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयूज को क्या है डिमोनेटाइज किया गया और बहुत सारे चीज सेक्टर में रिफॉर्म लाए गए। मेन ऑब्जेक्टिव एर्थ 5 ईयर प्लान का क्या था, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। देखो क्या होता था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी तो इतने स्किल नहीं थे, तो जो टेक्निकल स्किल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ को डेवलप करना, तो ये सारी बातें की गई, ठीक है। और इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया टोटली, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और एलपीजी रिफॉर्म जो आए थे उसको आगे बढ़ाया गया, उसको कहा गया राव मनमोहन मॉडल। ये हम अब इलोबरेटली देख लेते हैं एर्थ 5 ईयर प्लान क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर आप ये चीज समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब एर्थ 5 ईयर प्लान का आपको मैंने बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1991 में, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया, कहा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म आप लाते हो तभी हम बेल आउट पैकेज देंगे, वरना आप डोमेस्टिकली खुद देख लो। तो क्या हुआ, स्टेट डोमेस्टिक प्लानिंग से लेकर मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट तक शुरुआत हुई, मतलब शिफ्ट हुआ। कहाँ स्टेट डोमिनेटेड था हर चीज में, उसकी प्लानिंग होती थी, अब मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे एर्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव देखोगे तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देखने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, स्किल आना चाहिए, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसमें हम लोगों को एम्प्लॉयड कर सकें, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की बात की गई, कि कैसे ग्रोथ लाई जाए और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, किसी तरह का
सिस्टम को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, कंपटीशन लाया गया, सोशल जस्टिस लाया गया। सोशल जस्टिस में जैसे विमेन को एम्पावरमेंट किया गया, वीकर सेक्शन को सब्सिडी प्रोवाइड की गई, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई। तो क्या हुआ, आपने देखा कि किस तरह से टारगेटेड ग्रोथ रखी गई थी 5.6%, उसे अचीव कर लिया गया 6.8% तक। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान था, इसमें इंटेंसिव ग्रोथ देखने को मिली, और इसी को राव मनमोहन रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। राव जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, और जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पर क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से इसमें लिबरलाइजेशन हुआ, डीरेगुलेशन हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ और फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म आए, प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया बहुत सारी पीएसयूज को, और ग्लोबलाइजेशन में आपको देखेंगे तो एफडीआई, फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर आप देखना चाहोगे कि आप मान लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, तो नेहरू महालनोबिस मॉडल जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उस प्लानिंग से लेकर ये राव मनोहन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को फोकस किया गया और ग्लोबल इकोनॉमी से अटैच किया गया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज हमें 8th 5 ईयर प्लान में देखने को मिली। तो हमने 8th 5 ईयर प्लान इलेबोरेटली डिस्कस किया। अब 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक चला। इसकी टारगेट ग्रोथ क्या थी, 5% थी, मगर अचीव हम 5.6 ही कर पाए। ये देखेंगे क्या रीजन थे कि हम इतनी ही ग्रोथ अचीव कर पाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, मतलब लोगों को ग्रोथ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी है, जो बहुत सारे सेक्टर में एक ही घर के परिवार के लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए। इक्विटी, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और यही 9th 5 ईयर प्लान था जिसमें 15th इंडिपेंडेंस हमारी बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक देख लेते हैं 9th 5 ईयर प्लान का कंटेक्स्ट वगैरह क्या था, कैसे 9th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। अगर 9th 5 ईयर प्लान मैंने आपको बता दिया कब से कब तक रहा, मैंने आपको बताया कि 1997 से 2002 तक चला। इम्पॉर्टेंट अगर कंटेक्स्ट देखोगे तो इंडिया ने इसी साल मतलब 1997 में 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया। 8th 5 ईयर प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा। मगर इसके ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या बात की गई है, ग्रोथ एंड जस्टिस। मतलब ग्रोथ और जस्टिस की बात आई, कहीं ना कहीं जस्टिस डिले था। मतलब लोगों को, पुअर सेक्शन को प्रॉपर मनी नहीं मिल पा रही थी, इक्वलिटी नहीं मिल पा रही थी, इक्विटी नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाया। पॉवर्टी इरेडिकेशन पर बात की गई। क्या होता है, जैसे ही कैपिटलिस्ट सिस्टम हावी होता है तो आप देखोगे क्या होता है, पुअर सेक्शन को कॉर्नर कर दिया जाता है। आप अगर किसी दिल्ली में रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, नागपुर, मुंबई में रह रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीब सेक्शन झुग्गी झोपड़ी में कॉर्नर पर रहते हैं किसी सिटी के, और अमीर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और कहते हैं हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मगर इसी को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने सोशल डेवलपमेंट लाया, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। एग्रीकल्चर जो डिले हो गया था एग्रीकल्चर ग्रोथ में, उस पर फोकस किया गया। तो आप देखोगे यही सब रीजन रहे कि इन चीजों पर फोकस करने की वजह से गवर्नमेंट को अचीव ग्रोथ रेट कम मिली, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंट की तरफ जाएं, हमें पॉवर्टी और इससे कोई मतलब नहीं है। मगर इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब फोकस किया। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए 1997 में, उसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिली, उसकी वजह से अचीव ग्रोथ रेट काफी घट गई। तो हमने क्या क्या देखा, हमने प्रायोरिटी सेक्टर पर ग्रोथ दी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट लाए और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस पर फोकस किया। तो इसीलिए 9th 5 ईयर प्लान में हमें इसी तरह की चीजें देखने को मिली। 10th 5 ईयर प्लान जो है वो लाया गया 2002 से 2007 में। अब 2002 से 2007 के बीच में आपको अटल बिहारी जी देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम 10 साल के अंदर जो हमारे सिटीजन हैं उनकी इनकम को हम डबल करेंगे। ठीक है, मतलब इनकम डबल करने की बात की गई। टारगेटेड ग्रोथ रेट 8% रखी गई और मॉनिटरेबल टारगेट था, मतलब इसको मॉनिटर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मेजरली देखोगे तो मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि इसका मेन ग्रोथ था कि किस तरह से इंडिया की पर कैपिटा इनकम को डबल किया जाए 2012 तक, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारी जीडीपी की 8% होना चाहिए। ठीक है, इंश्योर किया गया कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव, रीजनली बैलेंस ग्रोथ है। कैसे, फास्टर,
मोर इंक्लूसिव, रीजनली बैलेंस ग्रोथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर अगर की फीचर अगर आप देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो किस चीज पर फोकस किया गया, तो ग्रोथ। और देखो सभी में ग्रोथ पे तो ध्यान दिया ही गया, मगर क्या क्या है, किसी किसी आप 5 ईयर प्लान में देखोगे जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो अपना एक सेपरेट विजन लाते हैं। जैसे अटल बिहारी जी ने कहा कि 10 साल के अंदर हम पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जीडीपी ग्रोथ पर 8% पे ध्यान दिया गया। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो है 8% ध्यान दिया गया था, अचीव कितना कर लिया गया, 7.6%, मतलब बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया। पॉवर्टी रिडक्शन 5% किया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान दिया गया, और बहुत सारे एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूवमेंट किए गए। तो इस तरह से ये चीज देखना, फेलियर का कोई रीजन नहीं है इसमें। क्या है, एग्रीकल्चर लैग बिहाइंड रह गया और रीजनल इक्वलिटी की वजह से, मतलब 0.4 ही तो टारगेट से नीचे रहा। काफी अच्छा ये 9th 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी 10th 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 11th 5 ईयर प्लान, 10th, हाँ 11th 5 ईयर प्लान में अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं हुए। इनका मोटो 11th 5 ईयर प्लान में यही था कि किस तरह से फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की जाए। टारगेटेड ग्रोथ जो थी 9% थी, मगर अचीव कर ली थी हमने कितना, 8% अचीव कर ली थी। कोर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत थी, तो इंफ्रा यहाँ पर वर्ड ऐड हुआ, ये आप याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हुआ। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होने लगी। सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या मतलब है कि किस तरह से ग्रोथ को सस्टेन किया जाए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम फ्यूचर जनरेशन तक ले जाएं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए। और 12th 5 ईयर प्लान देखोगे तो 2012 से लेकर 17 तक रहा। 12th 5 ईयर प्लान के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब हमारी जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है या फ्यूचर की चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी हैं। हमें क्या है, ग्लोबल ग्लोबल ऑर्डर से मैच करना है, तो हमें क्या है, अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दिया गया। तो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दिया गया। टारगेटेड ग्रोथ रेट 9% रही, मगर 9% हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, उसका फॉर्म होने का क्या रीजन था। तो आप ये चीज यहां पर देख लो, नीति आयोग के कैसे फॉर्म हुआ। देखो 12th 5 ईयर प्लान के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि अब हमें क्या, जो प्लानिंग कमीशन है इसकी जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन को रिमूव कर दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि कहा गया ये टॉप टू डाउन अप्रोच रखता है। मतलब क्या है, टॉप से कोई भी चीज इंडिकेट की जाती है और डाउन तक पहुंचाई जाती है, और यहां पर ये ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसकी वजह से नीति आयोग आया। अब नीति आयोग ने क्या कहा, हम क्या डाउन टू टॉप अप्रोच रखेंगे, मतलब डाउन से कुछ भी चीज इंडिकेट की जाएगी, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और टॉप को बताया जाएगा ये रिफॉर्म लेकर आओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को कहाँ मिलेगा, नीति आयोग में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये आपको बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग क्यों आया, क्या रीजन था 12th प्लानिंग कमीशन को रिमूव करने का और 5 ईयर प्लान को रिमूव करने का। तो ये बेसिक चीजें आपको अगर पता होंगी तो आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो प्लानिंग कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसे 1950 में बनाया गया था, ठीक है, और इसको 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी रखी गई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। पॉलिसी थिंक टैंक बना, बॉटम टू अप अप्रोच आई, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिला, और लॉन्ग टर्म मैंने विजन आपको बताया। ये मतलब क्या क्या देखने को मिला, पॉलिसी थिंक टैंक, ये प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था। पॉलिसी थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट बॉडी बना देती थी, वही प्लानिंग कमीशन को सजेस्ट करती थी, ठीक है। बॉटम टू अप अप्रोच मैंने बता दी किस तरह से बॉटम से रिफॉर्म आएंगे, और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर ध्यान दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन भी मैंने आपको बता दिया। तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, जिससे ज़्यादा तक नीडी सेक्शन तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।